फिरोज सर, एक चीज़ हमें बताइए, अब जो इशू है एफआईआईज को, आज भी रूल बेस्ड मार्केट हम लगते हैं, मतलब बहुत सारे विद्वानों से चर्चा के दौरान ऐसा लगता है कि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं उनका भारत को लेकर। अभी नो डाउट रिफॉर्म्स बहुत हुए हैं, लिटिगेशन रिस्क परसेप्शन अब एफआईआईज में छोड़ दीजिए, जो हमारे यहाँ के जो उभरते हुए वेल्थ क्रिएटर्स हैं, अब उनको ये लगता है कि भाई यहाँ अभी बहुत ज़्यादा मकड़जाल है कानूनों का। हमारे अपने ही जो वेल्थ क्रिएटर्स, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, और इस वजह से हमने देखा है कि वो अपनी वेल्थ को लेकर दुबई और बाकी जगह, सिंगापुर और बाकी जगह पे उनका हम देखते हैं। आप हमें बताइए, आप क्योंकि हर तरह के इन्वेस्टर्स को हैंडल करते हैं और एक बड़ा बुके है आपके पास, परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बजट में ऐसा क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मकड़जाल वाला देश, रूल बेस तो होना चाहिए, लेकिन इतने रूल्स ना हो कि धंधा करना मुश्किल हो जाए। ये परसेप्शन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये परसेप्शन चेंज करने की, देखिए, मेरे हिसाब से एफआईआई कंप्लायंस, जितनी कंप्लायंस है उससे अगर डरता है, मेरे हिसाब से एफआईआई थोड़ा एग्नोस्टिक है। हम थोड़ा ज्यादा सोचते हैं कि एफआईआई ऐसा सोचता है। चाइनीज मार्केट बहुत नॉन ट्रांसपेरेंट है, उधर फिर भी जाता है। एफआईआई एक्टिव एफआईआई एक होता है, एक पैसिव एफआईआई होता है। ये दो एफआईआई का नाम ही अलग होना चाहिए, इनका बर्ताव इतना अलग है हर एमर्ज मार्केट में या फिर डेवलप मार्केट में। ये दोनों एफआईआई ऑपोजिट बिहेव करते हैं, बट दोनों का नाम एफआईआई। एक एक्टिव एफआईआई जो है वो तो रिटर्न को चेस करता है, उसमें बहुत रीसेंसी बायस होता है। ये मेरा मानना है। इसको कैसे मैं टेस्ट कर सकता हूं? आप टॉप 5 निफ्टी के स्टॉक्स ले लीजिए, साल भर पहले की ओनरशिप आप डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस की, और आज की आप दिसंबर टू दिसंबर ओनरशिप चेंज देखिए, ब्लूमबर्ग पे मिल जाता है। 400 शेयर भी अगर रिलायंस के किसी के पास है तो वो लिस्ट में आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरे एक साल के दौर में बेचा किसने और खरीदा किसने। इसकी अगर आप स्टडी करते हैं 4-5 साल की, तो एफआईआई का बर्ताव बहुत क्लियरली आता है। और दो किस्म के एफआईआई उसी आधार पे मैं बोल रहा हूं, पॉइंट 1। पॉइंट 2, ऑफ कोर्स बहुत सारे रूल्स हैं, रूल्स भी ज्यादा हैं। डूइंग एफडीआई को अट्रैक्ट करने में वो बहुत इंपैक्ट करता है, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट्स, आज पैसे डाले, किसी ने निकाल भी लिया एक्टिव फंड मैनेजर ने, तो एफडीआई को प्रमोट करने के लिए आपको नियम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एड्रेस करना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आपने बजट में काफी बार एड्रेस किया, क्या वो इंप्लीमेंट हुए हैं? मेरे हिसाब से नहीं हुए। एक एक तो हो गया कि भाई साल भर में एक दिन बोल देना कि मेरा ये चाह है, और बाकी 365 दिन में या 364 दिन में आपको इंप्लीमेंट करना है, उसमें बड़ी लैग है और बहुत देयर सो मच मोर डिजायर्ड। रहा सवाल बजट का, बजट में अगर आपके पास 48 लाख का बजट है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर का, उसमें 45 लाख के कलेक्शन है, बाकी बोरोइंग है, तो मेरे हिसाब से फिस्कल प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि फिस्कल प्रूडेंस होती है तो एफआईआई को बहुत कामनेस मिलती है, बहुत सुकून मिलता है कि ये बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर रहे, आमदनी अर्थनी खर्चा रुपया की मार्केट नहीं है। तो आई थिंक फिस्कल प्रूडेंस जो गवर्नमेंट ने दिखाई है लास्ट 2-3 साल से, दैट इज बिल्ड कॉन्फिडेंस। पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर पैसे आते हैं। मेरे हिसाब से फिस्कल प्रूडेंस, करेंसी की जो हमारी जो रिजर्व्स हैं, डॉलर रिजर्व्स हैं, वो सब कॉन्फिडेंस दे रहा है। बट परफॉर्मेंस एंड, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया दीपक सर, कि एफडीआई की जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको अट्रैक्ट करना नामुमकिन सा हो गया है, विद द काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन डूइंग बिजनेस एंड कंप्लायंस, व्हिच ऑल द 3-4 रेगुलेटर है, एक आरओसी है, एक सेबी है, अगर लिस्टेड कंपनी है, एक आरबीआई है, सबके नियम अलग अलग हैं। ऑल रेगुलेटर्स आर नॉट सो synchronized when it comes to capital markets or FDI investments into businesses.